नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आप इस समय देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज और सीएनबीसी आवाज के टक्कर में आज का दिन है पब्लिक डिबेट का। और पब्लिक डिबेट में टुनाइट वी विल डिबेट ऑन बिहार इलेक्शंस। क्या बीजेपी अपने ट्राइड और टेस्टेड फॉर्मूले पर बिहार का चुनाव लेके जाना चाह रही है आज पब्लिक के बीच, जनता जनार्दन के बीच? इसी विषय पर सबसे बड़ी और करारी बहस। टोन सेट हो चुकी है। अब ये तय दिख रहा है कि हरियाणा और महाराष्ट्र वाली हवा बिहार पहुंचने वाली है। बटेंगे तो एक रहेंगे तो फिर हमें जातिवादी मानसिकता के लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। वैसे बीते दिनों जो कुछ बरेली में हुआ उससे टोन तो ये भी सेट हो चुकी है कि बीजेपी के लिए लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़े चुनावी मुद्दों में से एक होगा। के तीन बड़े भूमाफिया, पहला भूमाफिया आजम खान, दूसरा मुख्तार अंसारी और तीसरा अतीक अहमद। उनमें मैं जिंदा बच गया हूँ। कब तक जिंदा हूँ ये मैं भी नहीं जानता। इस मौजूदा सरकार में 500 से ज्यादा लोग मारे गए एनकाउंटर में और हर जिले में 100-200 लोगों के पैरों में गोलियां मारी गई। लोगों के फर्जी एनकाउंटर किए जा रहे, कहीं चर्चा नहीं कर रहे। उधर बिहार में एनडीए में सीटों को लेकर घमासान अब थमता हुआ दिख रहा है। सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान की पार्टी को 25 से 26 सीटों का ऑफर दिया गया है। राज्य और केंद्र सरकार में पार्टी को उचित सम्मान देने पर भी सहमति बनी। सब सकारात्मक है, कहीं कुछ नहीं है, सब सकारात्मक है। बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है, हो रही है और अभी अंतिम दौर में अब ये बातचीत पहुंच चुकी है। सभाओं के निर्णय से सब चीज मामला बातचीत होगी, तय होगा। बिहार चुनाव का मंच सज चुका है। सवाल है कि क्या बीजेपी हरियाणा और महाराष्ट्र का जादू दोहरा पाएगी या फिर विपक्षी गठबंधन इस बार बाजी मारेगा? आज इन्हीं तमाम सवालों पर होगी बड़ी बहस। चुनाव आया, तनाव लाया। चलिए तो आज इन्हीं मुद्दों पर होगी बड़ी बहस। आइए आपको बता देते हैं आज कौन कौन से मेहमान हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, सांसद भारतीय जनता पार्टी के और प्रवक्ता। मेरे साथ फराज किदवई साहब हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता, नेता समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ सोमनाथ भारती हैं, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर दिल्ली सरकार के और साथ ही साथ फॉर्मर एमएलए और वरिष्ठ नेता आम आदमी पार्टी के। मेरे साथ शादाब चौहान हैं, नेता प्रवक्ता एआईएमआईएम के। मेरे साथ साजिद रशीदी हैं, चेयरमैन इमाम काउंसिल के। मेरे साथ इस चर्चा में आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। मेरे साथ मेरे युवा मित्र हैं। लेकिन बहस के मुद्दे क्या हैं, बहस का एजेंडा क्या है? चुनाव की धुरी तुष्टीकरण बनाम ध्रुवीकरण की तरफ एक बार फिर घूमी बीजेपी। हरियाणा महाराष्ट्र का फॉर्मूला क्या बिहार में आजमाएगी और लगाएगी? 80-20 और एक है तो सेफ है का नारा बीजेपी के लिए क्या एक वाइल्ड कार्ड एंट्री है या फिर सिर्फ यही एक ट्रंप कार्ड है? और एसआईआर में दंगा ढूंढ रहा है विपक्ष, खासतौर पर ममता बनर्जी। आप तमाम लोगों का स्वागत है। बहस का एजेंडा क्लियर है। सुधांशु त्रिवेदी, चुनाव आया, बटेंगे और कटेगा का नारा फिर लाया। देखिए, पहली बात तो मैं कहूंगा, जो आपने चुनाव की बात कही है, यहां जो पहले जो बटने की स्थिति है वो जरा इंडी गठबंधन के अंदर देख लीजिए। क्या क्या स्थिति आपको दिखाई पड़ी कि राहुल जी की यात्रा में चलते रहे तेजस्वी जी पीछे पीछे हसरतें लेकर, कई बार बोले मैं ये पीएम बनेंगे, मगर जब ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया राहुल जी से कि आपका सीएम कैंडिडेट कौन होगा, तो आपने देखा होगा क्या हसरत भरी निगाहों से देखते रहे उनकी तरफ तेजस्वी जी, और फिर नाकाम हसरतों का जनाजा निकलते हुए दिखाई पड़ा और उन्होंने नहीं बोला। अच्छा, यहां इतनी बात नहीं है, यहां टिकट बंटने के बाद भी घमासान जारी रहता है। याद करिए, लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव को नहीं लड़ने दिया राजद ने, कन्हैया कुमार को नहीं टिकट लेने दिया बेगूसराय से राजद ने, क्योंकि तब कांग्रेस की अटकी थी। अरे यहां इतना भी नहीं होता है। जब आपको टिकट मिल जाता है उसके बाद आप चुनाव लड़ें तो तब भी आपस में झगड़ते रहते हैं,
परिवार के अंदर भी झगड़ा है भैया इस समय। लालू जी के में ये फलाना बिटवा के नेता हैं, लालू जी गरीब गुरबा के नेता होते थे, अब ई बिटवा के नेता कि ऊ बिटवा के नेता, ई बिटिया के नेता कि ऊ बिटिया के नेता। अब आता हूं ये जो बटेंगे कटेंगे वाली बात। देखिए अमित जी, इसका कोई चुनाव से लेना देना नहीं है, यह गंभीर बात है और सब प्रमाण बोल रहा हूं तब जब भारत में चुनाव भी नहीं शुरू हुए थे। इसी प्रकार का जो गठबंधन बनाने का प्रयास होता है कि हर राज्य में उत्तर से दक्षिण तक है, पहले एक जाति को पकड़ो जो उस राज्य में अच्छी संख्या में हो 8, 10, 12, 15%, फिर उसके साथ कट्टरपंथी ताकतों को मिलाओ और फिर अपना वोट बैंक बनाकर और उसके बाद आगे बढ़ो। यही गलती हुई थी कब? 1950 का 9 अक्टूबर का मैं आपको कोट कर रहा हूं। जोगेंद्र नाथ मंडल जो पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर थे, वो इसी मुगालते में आए थे, वो अनुसूचित जाति से थे। उनको लगा कि मैं भी कट्टरपंथी ताकतों के साथ मिलकर सत्ता भोग लूंगा। मैं लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, सिलहट एक जगह है बांग्लादेश में, इसका नाम था श्रीहट। आजादी के समय यह तय होना था कि ये वोटिंग के द्वारा तय होना था कि आसाम का हिस्सा रहेगी या पाकिस्तान का हिस्सा रहेगी। और उस समय हिंदुओं में सबसे बड़ी जाति जो थी वो शेड्यूल कास्ट थी और उसमें भी मंडल साहब की खुद की जाति थी। उन्होंने कहा कि हमारी जिन्ना से बात हो गई है तो हम इनके साथ रहेंगे, सत्ता में हमें ज्यादा स्थान मिलेगा। ये जो भाजपा के उस समय जो भारत में शासन आ रहा है, ये तो हिंदुओं का शासन आ रहा है, इसमें अपर कास्ट ज्यादा रहेंगे। और साहब क्या हुआ? सिलहट में वोट बट गया और सिलहट पाकिस्तान में चला गया। साहब ये बटेंगे तो कटेंगे आज का नहीं है, ये तो 50 साल पहले का है और इतिहास का है। सुनिए, जब हम लोग आंभी और पोरस के बीच में बटे तो अलेक्जेंडर के हाथों कटे। जब पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच में बटे तो गोरी के हाथों कटे। जब मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच में बटे तो अकबर के हाथों कटे। जब मिर्जा राजा जयसिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में बटे तो अकबर तो औरंगजेब के हाथों कटे। तो जयचंद से लेकर जोगेंद्रनाथ मंडल तक का इतिहास है, बटेंगे तो कटेंगे, ये इतिहास का यथार्थ है, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं। ओके, फराज किद भाई आपकी बारी है। फराज किद भाई आपके पास आता हूं, आपके 60 सेकंड है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये चुनाव आया है इसीलिए तनाव आया है क्योंकि बिहार का चुनाव है? देखिए अमीर जी, मैंने सुधांशु जी को बड़े ध्यान से सुना और इन्होंने शुरुआत की बटेंगे तो कटेंगे बिहार से लेकर के। सुधांशु जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि चिराग पासवान जी की पार्टी और उसके परिवार को किसने बांटा? किसने उनकी झोपड़ी में आग लगाई? किसने नीतीश कुमार जी के ऊपर चिराग पासवान को बैठा करके उन 1 नंबर की पार्टी को 3 नंबर कर दिया? तो साहब आपने बांटा भी चिराग पासवान जी की पार्टी को और उसके बाद में केक काटा भी। तो यह भारतीय जनता पार्टी का पुराना वो है। शिवसेना को इन्होंने बांटा, उसके बाद में केक काटा। चिराग पासवान को इन्होंने बांटा, उसके बाद में केक काटा। अकाली दल को इन्होंने बांटा, उसके बाद में केक काटा। ये केक काटते हैं और खाते हैं। अपने सहयोगियों को जो बांटे उसका समझ लिए क्या होगा। अभी इन्होंने बात 1950 की। मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूं। पाकिस्तान वो आतंकिस्तान कंट्री है जिसने हमारे जो हिंदू भाई हैं उनके साथ बहुत अत्याचार किया है। लेकिन सुधांशु जी एक बात याद रखिएगा, नोट कर लीजिए जल्दी कि इस देश का पीडीए समाज जब बटा तो 69,000 शिक्षक भारतीयों का आरक्षण कटा। इस देश का पीडीए समाज जब बटा तो इस देश के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर का आरक्षण कटा। इस देश का पीडीए समाज जब बटा तो आईआईटी भुवनेश्वर में एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण कटा। इस देश का जब पीडीए बटा, ज्ञान देव आहूजा के जरिए टीकाराम जूली का सम्मान कटा। इस देश का जब पीडीए बटा, एक यादव कथावाचक की चोटी को काट करके उसके ऊपर पेशाब करके उसका सम्मान कटा। तो आप तो 1950 की बात कर रहे हैं सुधांशु जी, ये डिबेट खत्म हो जाएगी। लेकिन इस देश के एससी एसटी और ओबीसी का जो सम्मान आपने काटा है उसका जवाब आप नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल जवाब देता हूं। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, मैं जवाब देता हूं। भाई साहब, पहली बात तो जो आपने कहा पासवान जी की पार्टी में या किसी भी पार्टी में आपने कहा शिवसेना, तो इसका गृह मंत्री जी उत्तर दे चुके हैं। शिवसेना पुत्र मोह में टूटी, एनसीपी पुत्री मोह में टूटी। और जो कुछ वहां हुआ वो भी चचा भतीजा के बीच में हुआ। आप क्या भी चचा भतीजा के बीच में हुआ, वहां भी भतीजा भारी पड़ गया, यहां भी भतीजा भारी पड़ गया। इसमें ऐसी कौन सी चिराग पासवान की बात कर रहा हूं, वो परिवार के अंदरूनी महत्वाकांक्षा थी। जैसे आप क्या थी, आप क्या भी तो चचा थे ना, जब वो सुपर सीएम माने जाते थे। अब मैं दूसरी बात बता रहा हूं।
इन्होंने ये बात कही तो इनके यहां साथ में आने के बाद भी, गठबंधन में आने के बाद भी सहयोगियों के साथ क्या होता है। एमआईएम के 5 विधायक इनको समर्थन दे रहे थे बिहार में, तो इन्होंने क्या किया, 4 मुसलमान को तोड़ के मजलिस लूट ली। राजस्थान में मायावती जी के 7 विधायक कांग्रेस को समर्थन दे रहे थे, ये 6 हाथी निकल गए। ये तो साथ में गठबंधन में रह के क्या करते हैं। और मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं फराज भाई, केवल 2 साल पहले अखिलेश जी का वो वीडियो याद करिए, मध्य प्रदेश चुनाव के समय गठबंधन में रहते हुए अखिलेश जी ने क्या बोला था, कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, कांग्रेस संभल के रहने की जरूरत है। और मैं बताना चाहता हूं, मुलायम सिंह जी का वीडियो अवेलेबल है, उन्होंने कहा कांग्रेस बहुत खतरनाक पार्टी है, सीबीआई पीछे लगा देती है, अगर अमर सिंह नहीं होते तो मैं जेल चला जाता, आपके 2 वरिष्ठ नेताओं का। और मैं कहना चाहता हूं, अब रही बात इसकी तो आरक्षण की बात, अरे काटना छोड़िए, आप तो साफ कर देते हैं। सुनिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इन्होंने कहा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन SC ST OBC का आरक्षण साफ। जामिया मिलिया इस्लामिया SC ST OBC का आरक्षण साफ। ऑल माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस SC ST OBC का आरक्षण साफ। कश्मीर इन्होंने कहा माइनॉरिटी स्टेट हो गई, SC ST OBC का रिजर्वेशन साफ। और रही बात इसकी, दलितों के साथ कौन करता है रिजर्वेशन इन प्रमोशन, किसने खत्म किया? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने रेट्रोस्पेक्टिव खत्म किया। हजारों दलित कर्मचारी डिमोट हो गए उसके बाद। और बात भी तो छोड़िए, साफ तो ये करते हैं, पहली भारत की जब दलित मुख्यमंत्री बनने जा रही थी, महिला मुख्यमंत्री, अरे उसको जिंदगी से ही साफ करने की कोशिश की थी। मैं सुधांशु जी ये पूछना चाहता हूं, आप सांसद हैं, संसद के अंदर ये रिपोर्ट पेश की गई है, सोशल जस्टिस एंड इंपावरमेंट मिनिस्ट्री की ये रिपोर्ट है कि आज इस अमृत काल में इस देश में अगर दलितों के ऊपर सबसे ज्यादा कहीं अत्याचार हो रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। झूठ बोल रहा हूं तो मैं बता दीजिए। सोशल मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड इंपावरमेंट की रिपोर्ट है कि आज इस देश में, सुनो नौजवानों, आज इस देश में जो लोग गटर साफ कर रहे हैं, जो लोग नाली साफ कर रहे हैं, जो लोग टॉयलेट साफ कर रहे हैं, उसमें 92% लोग SC ST और OBC चाहते हैं। क्यों? इस देश का SC ST OBC का खाली गटर साफ करेगा? जो मायावती जी ने कहा ना कि इनको बाद में याद आता है, वो अब मैं बताना चाहता हूं। 2014 में सरकार गई है, 3 OBC मिनिस्टर्स के नाम बताइए यूपीए सरकार के, बोलिए। नहीं बता सकते, केवल एक थे वीरप्पा मोइली। अब आकर वो बोलने लगे, बोलो बोलो, 3 बोलो। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष OBC, हमारे प्रदेश अध्यक्ष OBC, फैजाबाद से हमारा MP OBC, आदि बहुजन समाज पार्टी के फैजाबाद से हमारा, अब आप बोलेंगे धर्मेंद्र यादव OBC, डिम्पल यादव OBC, अक्षय यादव OBC। हमारे प्रदेश अध्यक्ष कहां से यादव हैं? हमारे प्रदेश अध्यक्ष कहां से यादव हैं? श्यामलाल पाल जी क्या यादव हैं? फैजाबाद के MP क्या यादव हैं? फिर तो वन इन फैमिली है ना, एक परिवार में तेजस्वी यादव एक मिनट, मीसा भारती OBC, रोहिणी आचार्य OBC, लालू यादव OBC, राबड़ी यादव OBC, ये क्या OBC हो रहा? पाल भी OBC है। फैजाबाद से हमारे MP SC है। सब परिवार में ही हो गया ना फिर तो। सुनिए, परिवार के हो गए, पूरा OBC परिवार बात दिया। आगे की बात करें, परिवार के हो गए। अरे OBC तो छोड़िए, अरे परिवार के बाहर एक व्यक्ति यादव जाति में इनको नहीं मिला जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष CM बनाया हो, चाहे बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो। और हमने तो 2 बनाए हैं, मोहन यादव जी अभी हैं और बाबूलाल गौड़ जी उससे पहले रह चुके। 2 यादव बनाए, अब दूसरा यादव बता दो, परिवार के बाहर का एक यादव बता दो। बताइए बिहार और यूपी, आप बताइए। बिहार में लालू परिवार, यहाँ पे मुलायम परिवार का दलित कब बनेगा? अरे भाई, RSS का सर संचालक इस देश का दलित कब बनेगा? उसका भी जवाब दूंगा। बता दिए, अभी मैं बताना चाहता हूं। अब मैं सुनिए, असलियत आप मुकाबला, एक सेकंड, आप मुकाबला RSS से कर रहे हैं, हम मुकाबला इस देश में जो विघटनकारी शक्तियां हैं उनसे कर रहे हैं। मैं बताता हूं। एक मिनट जी। पूरी बात। अब सुनिए, अगर इनकी बात है, इनको यादव में भी क्या नजर आता है? अभी भारत में यादव में प्रेम नजर आता है। अपने टर्न बताइए। सूर्य कुमार यादव को ही बधाई दे देते, उसमें यादव नजर नहीं आता। अब सुनिए, हमारे एयर वाइस मार्शल AK भारती, जिन्होंने कहा था विनय न मानस जलस जड़ गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप भय बिन हो न क्रीत, भय बिन हो न प्रीत, वो भी यादव थे, वो खराब नजर आता है। जस्टिस अशोक यादव यदि विश्व हिंदू परिषद के पक्ष में इलाहाबाद का बोल देता है, वो खराब नजर आता है। बाबा रामदेव से बड़ा यादव में कोई आज की डेट में योग ऋषि हुआ है, वो अच्छा नहीं लगता है। इनको कौन अच्छा लगता है? वो अच्छा लगता है, वो यादव अच्छा लगता है, वो लालू प्रसाद यादव जो मुहर्रम के ताजिए के आगे झुकते हैं, वो अखिलेश यादव जिनकी पत्नी पे कमेंट कर दिया था और वो चुप मुंह लटका के बैठ गए। मैं यादव समाज से कहना चाहता हूं, देखो भाई, तुम्हारे स्वाभिमान के प्रतीक यादव कहां है और दूसरे कहां हैं? हमारे कृष्ण भक्त मोहन यादव चलिए हमारी पार्टी के, मैंने तो बाहर के 4 यादव। ओके, आपने बाहर के यादवों को पे बोला, मैं सोमनाथ भारती के पास जाऊंगा क्योंकि आपको 16 मिनट हो गए आप दोनों को। ओके, बोलिए, 30 सेकंड।
मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि सुधांशु त्रिवेदी जैसे पढ़े लिखे आदमी जब डायरेक्ट हिंदू मुसलमान पर चले आते हैं तो सुनिए सर, सागर खयामी ने एक बड़ा अच्छा शेर कहा है आपके लिए कि ऐसी कोई मिसाल जमाने में पाई हो, हिंदू के घर में आग खुदा ने लगाई हो, बस्ती किसी की राम ने यारों जलाई हो, और नानक ने राह सिर्फ सिखों को दिखाई हो। राम हो रहीम हो नानक हो ईसा तो नर्म है, चमचों को तो देखिए पतीली से ज्यादा गर्म है। ओके, अब सुनिए, सुधांशु जी इनको भी बता देता हूं जनाब, इनसे भी कह देना चाहता हूं, ये जो सेकुलरिज्म की नाव पे आप सवार होकर सोचते हैं कि निकल जाएंगे, वो इतना आसान नहीं है। तो आपके लिए भी एक शेर कह देता हूं कि कश्ती भी नहीं बदली और दरिया भी नहीं बदला, पर इन डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला है। शौक सफर ऐसा, एक उम्र हुई हमने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। ओके, चलिए चलिए, अब सोमनाथ, अब देखिए, अब शेर और शायरी का पूरा दौर शुरू हो जाएगा। लेकिन सोमनाथ भारती, क्या बीजेपी हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली का फॉर्मूला बिहार में आजमाएगी, आपको लगता है? देखिए, मैं तो बड़े शांत मन से दोनों साथियों की बड़े जोशीले डिबेट को सुन रहा था। चुनाव है बिहार में, 20 साल से लगातार शासन में भाजपा है, वहाँ 11 साल से सेंटर में है। कोई ये बात नहीं कर रहा कि हमने कितने वादे किए थे और कितने पूरे किए। कोई ये बात नहीं कर रहा कि जो नौजवान यहाँ बैठे हैं इनके करियर के साथ क्या होगा। कोई ये बात नहीं कर रहा कि जो इनको शिक्षा दी जा रही है वो किस स्टैंडर्ड की दी जा रही है। कोई ये बात नहीं कर रहा कि बिहार से पलायन क्यों अभी भी जारी है। कोई ये बात नहीं कर पा रहा कि बेटियों के साथ न्याय क्यों नहीं हो रहा। कोई ये बात नहीं कर रहा कि हमारे माता पिता बुजुर्गों को दवा क्यों नहीं मिल रही, अस्पताल क्यों नहीं है। कोई ये बात नहीं कर रहा कि 17 दिन में 12 पुल कैसे टूट के गिर गए। कोई ये बात नहीं कर रहा कि स्कैम हुआ है 71,000 करोड़ का, सीएजी ने स्कैम बताया बिहार में। ये कोई बात नहीं कर रहा। कहां कहां जा पहुंच गए, यूक्रेन पहुंच गए, कहां कहां। और हमने भी सुना था पापा रुकवा देंगे युद्ध, यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे। अभी तक यूक्रेन का युद्ध रुका नहीं है, पापा से रुका नहीं युद्ध वहां का। ऐसा है, ये भारत की जनता को बेवकूफ बनाना बंद करिए। चुनाव में सिर्फ एक ही बात होनी चाहिए कि जो पिछले बार आपने वादे किए थे आपने कितने पूरे किए, बताइए। आपको लग रहा है 20 साल से, अगर सोमनाथ भारती बताइए, 20 साल से बिहार की जनता आपको चुन रही है। जनाब सोमनाथ भारती, एक मिनट अपनी बात रख लूं। बिल्कुल आप रखिएगा। मेरा प्रश्न है, 20 साल से बिहार में नीतीश कुमार को, भारतीय जनता पार्टी को अगर जनता चुन रही है तो जनता बेवकूफ है, उनको लगता है कि नीतीश कुमार वादे पूरे नहीं कर पा रहे हैं। जनता, सुनिए, जनता तो बहुत इतनी चतुर है, जनता के पास चॉइस तो हो। एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई, तो क्या करे। एक सेकंड, बड़ा कुआं कौन है और खाई कौन है? अरे सुनिए, कुआं कौन है और हम खाई बता कौन रहे है? हैं, बता रहे हैं। एक सेकेंड, माननीय, कुआं है कि खाई है? माननीय, सुनिए एक सेकंड, बताइए, आप सुनिए, कहां गिरे थे? सुनिए। ऐसा है, जो फॉर्मूला इन्होंने अपनाया महाराष्ट्र में, जो फॉर्मूला इन्होंने अपनाया हरियाणा में, जो अपनाया दिल्ली में, वही अपना रहे हैं बिहार में। इलेक्शन कमीशन का साथ है। आपने देखा जो इन्होंने अभी दिया है, वहाँ जो 2 फेज में चुनाव होगा, इसमें रेड एक तरफ है, ये फेज 2 है, और बीच में ये जो पीला वाला है फेज 1 है जी। बच्चों लोग देख ले, जो रेड वाला है सारा बॉर्डर असेंबलीज हैं, सारा फ्लड अफेक्टेड एरिया वही है, नक्सल अफेक्टेड एरिया वही है। इतना बड़ा क्षेत्र है वो कि जिसके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे वो वहां पे प्रचार नहीं कर पाएंगे। और आज किसके पास रिसोर्स है वो सबको पता है भाई। मेट्रो, आप कह रहे हैं कांग्रेस राजद के पास रिसोर्स। सुनिए, अरे हम कहां कांग्रेस राजद का नाम ले रहे हैं, आप ही ले रहे हैं भैया। मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, थोड़ी कह रहे हैं वो बात। अच्छा, आप वाले जिसके साथ आप थे, ये सवाल का जवाब तो दीजिए। देखिए, बड़े शांति से सुन रहा मैं तो पूरी शांति से आपको 2.5 मिनट सुना। मैं आपसे पूरी शांति से 16 मिनट सुन लिए, 16 मिनट सुन लिए, 2.5 मिनट की तकलीफ हो गई, बताइए। सुनिए, ऐसा है, मेट्रो का उद्घाटन हो गया, 10,000 रुपया हर महिला के अकाउंट में पहुंच गया। 20 साल में काम नहीं किया, ये सब काम करना पड़ा। उसके बाद इलेक्शन कमीशन का डेट अनाउंसमेंट होता है। क्या तुकबंदी देखते हैं, कितनी मिली भगत है भाई। सब कुछ कर लो भाजपा वालों, उसके बाद डेट अनाउंस करूंगा। और कुछ करना है क्या? इसलिए मैं कहता हूं, देश का हर इंस्टीट्यूशन
जो को बर्बाद जो करने वाला पार्टी है भाजपा, आज उनको जवाब देना चाहिए। सुधांशु जी बड़े विद्वान व्यक्ति हैं कि अच्छा, भैया इसका तो जवाब दे दीजिए, सत्ता आपके के साथ जो अंदर था वो कुआं था या खाई था? सत्ता के अंदर जब परमात्मा मौका दे आपको, तो अरविंद केजरीवाल जी ऐसा काम करके दिखाइए। और तो हार गए वो तो। सुनिए, वो तो हार गए। सुनिए, बता रहे हैं आपको, हारे नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर फेयर चुनाव हो, आप कह रहे केजरीवाल हैं को ये बिहार नहीं कमाल है, ये सकते। कमाल है। अच्छा, लोकसभा कौन सा जीत गए आप वहां पर? 1,48,000 वोट नई दिल्ली विधानसभा में। ओके। एक सेकंड जवाब दे दूं। अच्छा, आपके 1,48,000 साथ कुआं था या खाई थी? आपने 50,000 वोट काट दिया। आप कुएं में गिरे और थे, खाई में इलेक्शन गिरे कमीशन थे? बताया नहीं आज तक। मैं पूछ रहा हूं, आप कुएं में गिरे थे, खाई में गिरे थे? आपसे मेरा सुनना तात्पर्य चाहते- आपकी पार्टी। सुनना चाहते हो? जी, सुनना चाहते हो? जी, सुना ऐसा दीजिए। है, आपने बकायदा खुल के बताया, आपके कई शो में बताया ये। बोलिए। ठीक है? जब कुआं था, कुआं ये हो या खाई, एक तो है ये, ठीक है? वो सुनिए, आप एक किसमें तो गिरे ये थे? है, दूसरे वो भी हैं। हम तो खुल्लम खुल्ला बताएं। आप खाई में कि गिरे थे, भैया, कुएं में गिरे थे? वो कुआं और खाई दोनों की मिली भगत है ऐसे। आप गिरे कहां समझे कि थे? नहीं? ऐसे मिली भगत है। ओके, सुधांशु जी। इस चक्कर में देश गिरा जा रहा है अब अभी। देखिए देखिए, सबसे सर्टिफाइड बेवकूफ बनाने वाली अगर पार्टी कोई भारत के इतिहास में हुई है पिछले 70 सालों में, तो ये उसके प्रतिनिधि खड़े हैं। मुझे चाहिए जन लोकपाल। वो टोपी कहां गई? जैसे ही सत्ता में आए जन फेंका लोकपाल दिए। रोकने वाले ये सर, हैं। अपने अपने टर्न पे बोलिए। ये है माननीय। सर, अपने अपने टर्न पे बोलिए। मैं बिहार- बताऊंगा, मुझे अरे मौका सुनिए, दीजिएगा। पंजाब में तो क्लियर मेजॉरिटी की सरकार है, बना दिया वहां लोकपाल। अपनी पार्टी में एक लोकपाल थे एडमिरल रामदास, उनको फेंका दिया। और सुनिए, मैं बच्चों को कसम खाता हूं कि कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा, फिर काई में कूद पड़े। ठीक, उसके बाद इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, एक बार गलती हो गई, अब नहीं करूंगा। अब दूसरी बार लोकसभा में अब कुएं में कूद पड़े, फिर कांग्रेस से गठबंधन कर लिया। और जिन्होंने कहा कि जो 10 रुपए का रेनॉल्ट का पेन लगा के चलते थे, उनके 3.5 करोड़ के पर्दे, शीश महल, इसे कहते हैं कि आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं। बाखुदा शक्ल से आगे दर्शक खुद समझ पाते हैं। ठीक है, ओके। मैं जवाब दे दूं। सोमनाथ भारती, फिर शादाब चौहान। मैं जवाब दे दूं। जी जी, 30 देखिए, सेकंड, 30 सुधांशु सेकंड, 30 सेकंड, टाइम टू सुधांशु जी टाइम। ने जितनी बातें बोली हैं, सब झूठ है, बड़ा वाला झूठ। और मैं चैलेंज करता हूं, अब तो ये सरकार में है, चले हमारे साथ शीश महल में और दिखा दे 3 करोड़ के पर्दे, दिखा दे वो सोने का बना हुआ कमोड, और वहां पे वाइन परोसने वाली व्यवस्था। इतने झूठ बोलते हैं, तब भी झूठ बोले थे। संजय भाई गए बकायदा कि मीडिया वालों को ले चलते हैं, जाके दिखा देंगे। अब तो भैया ऐसा है, अंगूठा छाप मिला है, अंगूठा छाप मिला है। दिल्ली का मुख्यमंत्री खुद एडमिट किया उन्होंने। ओके ओके, चुनाव जवाब। भाई साहब, खुद एडमिट किया उसके बच्चों। तो सुनिए, उसके लिए पर्दे नहीं, पर्दे तो अब उड़ गए, पर्दा उठ गया। ओए यहाँ होए। पर्दा उठ गया, उसके तो बिल अवेलेबल है। मैं पूछना चाहता हूँ, पर्दा बच्चों ले को गए याद, घर अपने सर अपने ये। बेटे, वो वैगनार गाड़ी कहाँ गई भाई? सुनिए, ये तो 2 कमरे के मकान में रहने आए थे, वो वैगनार गाड़ी कहाँ गई? वो वैगनार गाड़ी कहां गई जो हमेशा लेके यूं धरने पे यूं चाहती थी? और इनकी तो स्थिति क्या हुई, बाकी तो छोड़िए। अरे संस्थापक के जमाने में अन्ना इनसे अलग हुए, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, योगेंद्र यादव और हमारी वो साजिया इल्मी, और तो और छोड़िए जो हमारी थी एलजी थी, किरण बेदी, कुमार थी, विश्वास। और तो और समर्थक सदस्यों का विश्वास तक टूट गया। जो संस्थापक विश्वास था वो कुमार विश्वास भी अलग हो गया। इनकी तो स्थिति वो हो गई, इन्होंने ऐसा बेवकूफ बनाया सबको, जिसको समझ में आता चला गया वो अलग होता चला गया कि देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। ओके और ओके, सुनिए, क्यों हुआ ऐसा? जी, वो एक लाइन ऐसा में है, कह दूं, शदाब सुनिए, आएंगे। एक लाइन कह दूं साहब भारती जी, नादान तमन्ना रेती में उम्मीद की कश्ती खेती है, एक हाथ से देती है दुनिया, 100 हाथों से ले लेती है, ये खेल है कब से जारी, बिछड़े सभी बारी बारी। ओके, मैं वापस आता हूं। भैया हमारे तो अलग हो गए, ये तो अलग ही कर देते हैं। अच्छा, अलग ही कर देते हैं। हाँ, ओके, हिरेन पांड्या साहब बचे नहीं, चले गए। ठीक है, अगर मैं आता हूं तुम शदाब मेरे चौहान। साथ नहीं हो तो सीधा ऊपर जाओगे। ओके ओके ओके, इनके यहाँ तो वो होता है। शदाब चौहान के पास आता हूं। शदाब चौहान, महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र हरियाणा वाला फॉर्मूला लगाया जा रहा है और बरेली को बताया जा रहा है ये लॉ एंड ऑर्डर कैसे कंट्रोल करते हैं, और महाराष्ट्र में भी लॉ एंड ऑर्डर कैसे कंट्रोल किया ये बीजेपी के शासन को आता है, फडणवीस और योगी को आता है कंट्रोल करना लॉ एंड ऑर्डर? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर कैसा कंट्रोल हुआ? फतेहपुर में, आगरा में, गोरखपुर में, बहराइच में, सब जगह दंगे हुए। बरेली में तो हुआ। आरोपी नहीं,
वहां कंट्रोल करने की नाटक वहां पे करेंगे। नारे लग रहे हैं, मैं वही योगी बता जी रहा हूं। लठ बजाओ हम आपके साथ हैं, लंबे लंबे लठ बजाओ हम हाँ, आपके साथ हैं, मैं वही खींच बता खींच के लठ बजाओ हम आपके साथ हैं। चलिए ये अब- नारे लग रहे हैं, मैं नहीं हाँ, कह रहा मुझे ये। भी अनइंटरप्टेड टाइम दे दीजिएगा। बिल्कुल अब सर। सरकारें जो हैं लड बजाने का काम करेंगी, रोजगार नहीं देंगी। अब ये बच्चों के हाथों में किताब नहीं देंगी, कलम नहीं देंगी, अब ये लठ देंगी और डेमोक्रेसी को मोबोक्रेसी में बदलेंगी। सुधांशु जी ने 10 मिनट के अंदर 9 मिनट बात की पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यूक्रेन। सुन लीजिए एक आखिरी बात, आज इन्होंने, सुधांशु जी प्लीज प्लीज, इतनी देर बाद तो नंबर आया, एक मिनट बात, इतनी देर बाद नंबर, उसको भी आप बड़ी बड़ी देर बाद बोल रहे हैं। सुधांशु जी ज्यादा बोल गए। अरे सुन तो लीजिए, बोलिए बोलिए शताब्दी। सुधांशु जी बड़ा नाम लेते, एक नाम आज मिस किया सुधांशु जी ने, वो है तालिबान का, क्योंकि तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर हमारे फॉरेन मिनिस्टर के साथ खा रहे हैं। नहीं, मैंने कुछ भी नहीं बोला। ठीक है, तो अब मैं बिहार पे आ जाता हूं। देखिए बिहार में ये लॉ एंड ऑर्डर पे नहीं, लॉ एंड ऑर्डर में सरकार अगर गोली चलाना, पैरों में गोली मारना, फर्जी एनकाउंटर करना और जो बीजेपी के लोग अगर गुंडागर्दी में शामिल हो उनको छोड़ देना लॉ एंड ऑर्डर है, तो ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता, कानून का दुरुपयोग होता है। पब्लिक तो साथ दे रही है ना इस विषय पर। कहां दे पब्लिक रही है? वोट दे रही है ना, कहां बीजेपी दे रही है? कितना वोट आया लोकसभा में? कौन बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में? नहीं है ना, नहीं। बीजेपी बड़ी पार्टी नहीं है। पर लेकिन विधानसभा बिहार में पड़ा ना, नहीं, महाराष्ट्र में पड़ा ना, बिहार में आज हरियाणा तक में पड़ा ना। मैं बिहार की सम्मानित जनता को सलाम करता हूं, आज तक बीजेपी का चीफ मिनिस्टर नहीं बना और ना इस बार बनेगा। वो बात अलग है कि हमारे पिछली बार 5 जीते थे, 4 चोरी कर लिए गए, डकैती डाल ली गई। उसके बाद भी हमने कहा कि वोटों को बंटवारा रोकने के लिए, सेकुलर वोटों का बंटवारा रोकने के लिए और बिहार की जनता के हित को सर्वोपरि रखते हुए हम मिलकर लड़ना चाहते हैं, जिससे कि बटेंगे तो संविधान छिनेगा, बटेंगे तो नफरत फैलेगी, ठीक बटेंगे तो हमारे अधिकार छिनेंगे। लेकिन हुआ क्या कि इन्होंने नहीं लिया। कौन बटेंगे? कौन बटेंगे? सेकुलर मतलब वोट जो हम कह रहे बटेंगे, हैं वही आप कह रहे हैं। और उस मुस्लिम वोट नहीं, मुसलमानों के साथ साथ जो लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं, लेकिन आरजेडी का और कांग्रेस का ये अहंकार है कि उनको साथ नहीं लेना चाहते। हमने कहा बिहार उनका डेवलपमेंट तो अपना भी समन्वय अभी तक नहीं हुआ है। सीमांचल डेवलपमेंट मैं आता काउंसिल हूं, का रिगार्डिंग का वो नहीं सुधांशु मानते हैं। सुधांशु जी, ये लॉ एंड ऑर्डर की कौन सी परिपाटी है जिसके अंदर आपके विरोधी कहते हैं कि एक समुदाय पर ही लठ बज रहे हैं, एक समुदाय का ही बुलडोजर से घर तोड़ा जा रहा है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वायरल गाने चल रहे हैं, जूता चप्पल छोड़ा है बरेली के बाजार में। देखिए, जब कार्रवाई होती है तो वो अपराधी के ऊपर होती है, मगर मजे की बात यह है कि जो लोग कहते हैं आतंकवाद का मजहब नहीं होता, धर्म नहीं होता, वो आतंकवादी और अपराधी का मजहब उनको तुरंत नजर आने लगता। मैंने आज तक किसी सेकुलरिज्म के सूरमा को ये कहते नहीं सुना कि मुसलमानों से कहे भाई तुम पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, तुम पिछले कुछ सालों कभी सीए को लेकर आंदोलन पे आ जाते हो, कभी एनआरसी को लेकर आंदोलन करो, कभी हिजाब को लेकर आंदोलन करो, कभी औरंगजेब को लेकर आंदोलन करो, कभी वक्फ बोर्ड लेकर आंदोलन करो, कभी आइलम मोहम्मद को लेकर आंदोलन करो। मेरे भाई कोई उनको समझाता क्यों नहीं है? भाई पढ़ाई लिखाई किताब की बात करो ना, ये हमेशा लेके बवाल लेके क्यों आते हैं? आंदोलन करना अपराध कब से हो गया? नहीं, अपराध की बात नहीं कह रहा हूं। गुर्जरों ने आंदोलन किया गलत था, किसानों ने आंदोलन किया गलत था। जो मैं कह रहा हूं अपराध नहीं, पर आंदोलन करना अपराध तो नहीं है। मैंने नहीं कहा, मगर जो लोग हम लोगों को समझाते हैं कि साहब पढ़ाई लिखाई किताब बोला था, मैं पूछता हूं मजलिस से इत्तिहादुल मुसलमीन के प्रतिनिधि से पूछता हूं कितनी बार असदुद्दीन ओवैसी ने किताब की बात कही और आंदोलन की बात तो छोड़िए, इनके नेता ने तो वो बोला था। एक मिनट, इनके नेता तो वो बोलते हैं कि जब मोदी हिमालय पे चले जाएंगे और योगी मठ में चले जाएंगे तो तुम्हें बचाने कौन आएगा? ये किताब की बात है, मगर ये सेकुलर है। देखिए ये सेकुलर है, जिस पार्टी का नाम ही मजलिस इत्तिहादुल मुसलमीन है वो सेकुलर है। आपके नेता ने बोला था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। आपके नेता ने बयान दिया था जिसके ऊपर कोर्ट केस भी हुआ, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। 5 मिनट के लिए पुलिस चली बरेली के अंदर, 5 मिनट के लिए चली, जूता चप्पल सब छोड़ के भागे। ये फैक्ट है, अब आपके सामने है वो सब। पुलिस की गुंडागर्दी अगर होगी तो उसके खिलाफ गुंडागर्दी क्या? नहीं, पुलिस गुंडागर्दी कैसे कर सकती है? ये पुलिस की गुंडागर्दी, बरेली में पुलिस ने गुंडागर्दी करी। एक सेकंड रुकिए, ये गुंडागर्दी है। देखिए, हम इस पे बहुत स्पष्ट करना चाहते हूं कि जो कुछ योगी जी ने किया वो किया। जो एयर चीफ मार्शल AK भारती जो कि यादव हैं, उन्होंने कहा था विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत तो बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीति। तो अगर सबने प्रीति करनी थी तो भय जरूरी था। ओके, प्रीति करनी थी। मैं कुछ कहना चाहते हैं। सोमनाथ भारती में आता हूं, रशीदी साहब अभी तक आई हैं। रशीदी साहब, क्या आपको लगता है इस देश की सेकुलर जमातें देश के मुसलमान के साथ इंसाफ कर रही है? मेरा बहुत सीधा सवाल है। देखिए, सेकुलर ये जमातें सिर्फ मुसलमान के लिए हैं
और मुसलमान को बेवकूफ़ बनाने के लिए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखिएगा पिछले 11 सालों का जो रिज़ल्ट है, यूपीएससी में इस बार तकरीबन 60 से 70 मुसलमान बच्चे पास हुए हैं। जब से हमारी सरकार आई बेहतर हुआ है। और अभी मैं वही बता रहा हूँ सर, मैं वही बता रहा हूँ, पिछले 10-11 साल ही मैंने कहा है। और यूपी में अभी पुलिस में भर्ती हुई तो 48 लड़के, मुसलमान लड़के पुलिस में भर्ती हुए हैं। ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, या तो उन पार्टियों से लगाव कम हो रहा है मुसलमानों का अब, जिन्होंने हमें 65 सालों तक दगा दी है, अपना कहकर लूटा है। पर बीजेपी वाले तो अपना नहीं कहते। खुले हुए दुश्मन से छिपा हुआ दुश्मन अच्छा नहीं होता। खुला और बरेली में मुसलमानों को पता है कि बरेली में लठ बजाए बीजेपी की सरकार ने। देखिए, लठ जो बजा है उसमें कई बातें हैं। जब एक बार कह दिया गया जो आदमी बुलाने वाला था वही नहीं था वहां पर, तो जाहिर बात है भीड़ जो है कुछ ना कुछ तो उल्टा सीधा करेगी। जिसने बुलाया है तौकीर रजा साहब, वो गायब हो गए। अब भीड़ को कोई संभालने वाला था नहीं, हो गया जो कुछ होना था। रामलीला मैदान में हर साल 10 से 12 लाख लोग इकट्ठे होते थे, हर साल। अब नहीं हो रहे हैं। अब क्या है कि लोगों को समझ में आ गई है बात कि हाँ, ये लोग हमें सिर्फ बहकाते थे, भीड़ तंत्र में हमें इकट्ठा करते थे और हमें वोट बैंक बना के इस्तेमाल करते थे, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और बरेली में भी आपको लगता है वोट बैंक बनाया गया? बरेली में भी अपना वोट बैंक बढ़ाया गया, लगता है आपको ऐसा? नहीं, बरेली में क्या है कि आपके लोगों में तो लठ बजे। कुछ लोगों ने जानबूझकर मुस्लिम भीड़ को इस्तेमाल किया है। किन लोगों ने? और जाहिर बात है, देखिए, कौन, किन लोगों ने? ये वो लोग हैं जो सेकुलर पार्टियों के साथ हैं। आपका क्या पॉइंट है? खड़े होके बोलिए। जी, मेरा सवाल समाजवादी पार्टी से है कि आपकी जो समाजवादी साइकिल है आज तक इसलिए पंचर नहीं हुई क्योंकि जितने भी पंचर लगाने वाले थे वो समाजवादी पार्टी में हैं। ओके, देखो बेटा, मैं तुम्हें बताऊं, बच्चे मैं तुम्हें बताऊं, देखो बेटा, ऐसे सवाल मत करो। मैं बता रहा हूं, ये हंसेंगे, जरूर हंसेंगे। तुमने क्यों कहा पंचर लगाने वाले? बच्चे, पंचर लगाने वाले भी इंसान होते हैं। नहीं, इंसान तो सभी होते हैं। अब सुनो, तुमको सवाल ये करना चाहिए बेटा। नहीं, अब आप सबको सवाल ना बताइए, सवाल पूछे। बिहार में लाखों नौजवान आज ऐसे भी है कि बेरोजगार है। दूसरी बात, 20 साल से सर सरकारें बदलती रहती है, लेकिन रोजगार पे, बेरोजगारी पे ये सब कभी कोई बात ही नहीं होती। आज भी बिहार के लाखों लोग जाके अदर स्टेट में काम करते हैं और आज भी बिहार को पिछड़े राज्य के नजरों से क्यों देखा जाता है? सर, हम बिहारी को लोग कहते हैं तुम पिछड़े राज्य से बिलोंग करते हो, क्यों? ये बात हम जानना चाहते हैं सर आपसे। ओके, जवाब। मुझे लगता है कि इस बच्चे में बिहार के लिए बहुत शिद्दत है। अच्छा, आपको पता है कि बिहार का बजट कितना था 2005 में? बेटा, बिहार का बजट था 23,000 करोड़, आज है 3.25 लाख करोड़। बिहार की प्रति व्यक्ति आय थी 7,000 रुपए, आज है 69,000। बता रहे कहां से लाए भाई, ये तो समझिए। बिहार में भाई, आप क्या, आपने रिटर्न, बिहार में साक्षरता दर थी 44%, आज है 80%। बिहार के गांवों में बिजली का था 22% कवरेज था, आज 100% है। पहले औसत बिजली आती थी 3 से 6 घंटे, आज 100% कवर है और 22 से 24 घंटे बिजली आती है। पलायन था 11%, आज पलायन रह गया 2%, यानी 100 में 11 लोग पलायन करते थे, आज 2% पलायन कर रहे हैं। इसलिए बदलाव काफी आया है। सर, मेरा सवाल सुधांशु जी से है कि आपने बहुत सारे मुद्दे बिहार के बताए, लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा करप्शन का भी है। मैं खुद भी बिहार से हूँ और मैंने देखा है कि बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो पहले तो बहुत कुछ, मतलब उन पे बहुत सारे दाग लगे हैं, लेकिन जब वो बीजेपी वॉशिंग मशीन में आते हैं तो बिल्कुल साफ होकर निकलते हैं। इस पे आपका क्या है? जो लोग ये कहते हैं, मैं ये कहना चाहता हूं, जो लोग बीजेपी को वॉशिंग मशीन कहते हैं वो बताएं गंदगी गठरी कहां पे है? 70,000। मुझे लगता है अपने को भ्रष्ट साबित करने के ऐसे उदाहरण आपको नहीं मिलेंगे। जो पार्टियां सत्ता में रहते हुए, उदाहरण के लिए किसी भी प्रकार की आप बात कहें, चाहे बंगाल का उदाहरण है, असम का उदाहरण है, महाराष्ट्र का उदाहरण है, इन पार्टियों ने सरकार में रहते हुए कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं आपको और तो जब अपोजिशन में चले जाते तो खुद ही कहते हैं। मैं उनसे सिर्फ कहना चाहता हूं, वो एक बार ये कहने स्वीकार करने को तैयार है कि उनकी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ, तो पहले वो हाँ बोले तब हम जवाब देने। मैं SIR का पूरा मामला चल रहा है। ममता बनर्जी ने एक बयान दिया कि अगर SIR बंगाल में होता है तो दंगा होगा। SIR में विपक्ष दंगा ढूंढ रहा है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। ये भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ये है ना, और इनका देखिए, इनके गले में हड़िया बांध रखा है। और ये वीडियो देखिए ना, ये जब चलता है तो क्या हो रहा है, ये देखिए। और ये अभी तक जो है ये लाइव है, ये वीडियो अभी तक।
मतलब माननीय मुख्य न्यायाधीश भारत के, उनको चूंकि वो दलित हैं तो हड़िया बांध करके वो वीडियो ये चलाया जा रहा है ट्विटर पे, और वो राइट विंगर्स जो हैं उनको इनके नेता फॉलो करते हैं। जब उसके ऊपर एफआईआर होता है तो साथ में शिवम त्यागी जाते हैं उनके साथ थाने में, और ये सत्यता है भारत की। गवाही साहब के साथ जो हुआ वो गलत गवाही साहब के साथ जो ये हुआ है, वो व्यक्ति अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? वो व्यक्ति अभी तक बाहर क्यों है? नहीं, पर ये तो आप खुद ऑफिसर थे, आप खुद वरिष्ठ वकील हैं। अगर कोर्ट के प्रेमिसेस में कुछ होता है, कोर्ट के अंदर अगर कोई चीज हुई है पुलिस कार्रवाई कर सकती है। बोलो है ना, बोलो है ना। सरासर झूठ बोल रहा है आदमी खड़े होके, वकील होके झूठ बोल रहा है। भाई साहब, न्यायालय के अंदर अगर आप पुलिस को अधिकार दे देंगे प्रोसीडिंग ऑफ कोर्ट में अरेस्ट करने को, तो फिर क्या चल रहा है? बोलिए हाँ या ना। पंजाब नहीं, पर ये बताना पड़ेगा। अभी आपने बोला वो अरेस्ट क्यों नहीं हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग में कुछ होगा तो कोर्ट बोलेगा। अरे सुनिए ना भाई, पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकती। पंजाब ऐसा राज्य है जहां की करीब करीब 100 एफआईआर हुए हैं उन सभी लोगों के खिलाफ, जो कि सिर्फ इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो मुख्य न्यायाधीश के ऊपर और हमले की बात कर रहे हैं। क्या देश के अंदर मुख्य न्यायाधीश का अन्याय हो क्योंकि वो दलित हैं? हरियाणा के अंदर आईपीएस आत्महत्या कर लिया, रायबरेली में पीट पीट के मार डाला गया दलित को। ये क्या न्याय हो रहा है? ये क्या देश चल रहा है, मुझे बताइए। ओके, क्या देश चल रहा है? कुछ करना चाह रहे हैं, बोलिए। क्या समाजवादी पार्टी के गुंडे मेरे ऊपर हमला इसलिए करेंगे क्योंकि मैं मुसलमान हूं? नहीं, देखिए आप एक बात बताइए मौलाना साहब, उनको पार्टी से निकाला तक नहीं गया अभी तक। समाजवादी पार्टी से निकाला तक नहीं गया। आप सुनिए, अभी तक नहीं निकाला गया। गलत बटन दबा दिया ना उनको। आप एक बात गलत बटन दबा दिया। अरे सर मैं बता रहा हूँ, गलत बटन दबा दिया। आपका गलत बटन भी है, बता रहा हूँ गलत बटन, इनका गलत बटन भी है, बता रहा हूँ मैं आपको। मैं तो समझ रहा था सही बटन। अरे मैं बता रहा हूँ सर, नहीं बटन गलत आपका है, तभी तो बोल रहा हूँ गलत बटन दबा दिया। अच्छा आप बताइए मौलाना साहब, बटन से कौन कौन चल रहा है यहाँ पर? सर सुनिए तो मौलाना साहब, आप तो मौलाना है। एक मिनट नहीं सर, इनको सवाल पूछ लेने दीजिए। आप तो मौलाना है जी, मैंने भी कुरान पढ़ा है, शरीयत पढ़ी है जी। कुरान की वो आयत दिखा दी है जिसमें ये लिखा हो कि आप एक औरत की बेइज्जती करेंगे। बताइए, मैं बताता क्या शरीयत में ये लिखा हुआ है सुनिए, कि आप इस देश की एक इतनी बड़ी नेता की बेइज्जती करेंगे? अच्छा सुनिए, आपको क्या उसका लाइसेंस है क्योंकि आपके बीजेपी के साथ तार बंधे हुए हैं? आप आरएसएस की मीटिंग में जाते हैं तो आप हमारी नेत्री के बारे में गलत बात करेंगे? जवाब तो सुन लो भाई। आपको माफी मांगनी चाहिए इस देश से। जवाब तो सुन लीजिए। क्या बात कर रहे हैं आप? जवाब देने लायक ही नहीं भाई। अमीश भाई को मत उठाया करिए। सुनिए, आप जाकर के आरएसएस की मीटिंग अटेंड करिए। उस मामले में मेरा पब्लिक डोमेन में आज भी अपोलोजाइज मौजूद है, उसके बाद में मेरे साथ हुआ ये। मतलब ये पता अच्छा ही है, नहीं, ये अच्छा है कि इनको पहले पता ही नहीं है, पहले मर्डर कर दें, इनको पता ही नहीं है कि साहब मैंने अपोलोजाइज कर दिया। अरे वो नाकाबिले माफी गलती है आपकी, वो नाकाबिले माफी। आपने आधी आबादी को बेइज्जत किया है। नहीं, आपने इस देश की आधी आबादी को बेइज्जत किया है। मस्जिद में मीटिंग करने की बिल्कुल भी माफी नहीं मिलेगी आपको। की जरूरत क्या थी आपको? आपको शर्म आनी चाहिए। मुलायम सिंह के बयान के लिए क्या माफी मांगे किदवाई साहब? कौन सा वाला? उन्होंने कहा था कि बच्चे हैं, गलतियां हो जाती है, यही माफी मांगे ले। चलिए, वो तो चले गए बेचारे। आप जो लोग मांगे, सुनिए, मैं मांग चुका, जो लोग मैं मांग चुका, आप मांग चुका, आप मांग चुके। नहीं, मैं मांग चुका, ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है। ये माफी मांगे, जो इन्होंने गलत बयान दिया उसके लिए माफी। आप माफी मांगेंगे? वो नाकाबिले माफी है। आप माफी मांगेंगे? अरे बच्चे आपको, ये महिलाएं आपको माफी नहीं देंगे। अच्छा, ये महिलाएं आपको माफी नहीं देंगी। ये महिलाएं आपको माफी नहीं देंगी। आपने देश की 70 करोड़ महिलाओं का अपमान किया है। इतना भी आदमी को अंधा नहीं होना चाहिए सियासत में। बच्चियों इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए कि मुलायम सिंह का बयान तो काबिले माफी है, मेरा बयान नाकाबिले। बिल्कुल ना, बच्चियों तुम बताओ। अच्छा, लेकिन बोला, देखिए वो जो शेर चमचों के लिए पढ़ा था ना आपने, वो आप पे शादी खा रहा है। अरे सर आप जाइए, वो शादी खा रहा है पे चमचों का। आपको लग रहा है चमचागिरी? आप कह रहे हैं चमचे? मुलायम सिंह का बयान सही, मेरा गलत। अच्छा, आपको लग रहा है चमचे? आपको लग रहा है चमचे? इन्होंने शेर पढ़ा था ना। आप चमचे हैं? शादी खा रहा है, आपको चमचा कहा जा रहा है। हम इस देश के 140 करोड़ लोगों के चमचे हैं, लेकिन आरएसएस के चमचे नहीं है। और फराज भाई के बीच में जो तकरार देखी जी, और मौलाना साहब के साथ जो गुजरी है, उसके लिए एक लाइन कहना चाहूंगा कि तमाम जिस्म ही घायल था, घाव ऐसा था। सेकुलर घाव जो इनके ऊपर है, तमाम जिस्म ही घायल था, घाव ऐसा था, पर कोई देख ही न सका रख रखाव ऐसा। वेलकम बैक व्यूअर्स, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के पब्लिक डिबेट ब्रॉडकास्ट में। और इस समय बड़ी खबर आ रही है, मैं सीधा बड़ी खबर का रुख करता हूं। बड़ी खबर यह है कि बिहार चुनाव में एनडीए के सीट शेयरिंग पर बड़ी सहमति बन गई है। सूत्रों का दावा है
चिराग को दिया गई है 25 से 26 सीट का ऑफर। राज्य और केंद्र में पार्टी को उचित सम्मान मिलेगा। जल्दी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा। यह बड़ी डेवलपमेंट है इस समय की। शादाब चौहान, इस देश की सेकुलर सियासत की जो सबसे बड़ी गुस्ताखी है, मैं मानता हूं सबसे बड़ी गलती है, वो देश के मुसलमान को जब औरंगजेब से जोड़ने का प्रयास करता है, उससे नुकसान होता है और चुनाव में भी ध्रुवीकरण होता है, चाहे आप करें, सपा करे या कोई और पॉलिटिकल पार्टी करे। नहीं, देखिए, देश का राजद करे, हाँ, देश का मुसलमान अपने आप या इमरान प्रतापगढ़ी करे कांग्रेस वाले, देश का मुसलमान अपने आप को मौलाना अबुल कलाम आजाद, ब्रिगेडियर उस्मान, वीर अब्दुल हमीद से जोड़ता है। हम ना किसी से, हमें क्या मतलब, वो इतिहास है, ठीक है, इतिहास तो नहीं मिटा सकते, लेकिन एसआईआर के संबंध में और बिहार के संबंध में एक बात कहूंगा। बिहार के अंदर सबसे कम प्रति व्यक्ति अगर आय कहीं की है तो बता दें सुधांशु जी, वो सीमांचल की है, उस क्षेत्र की है जहां हमारी आबादी ज्यादा है, परसेंटेज ऑफ मुस्लिम ज्यादा है। सबसे हमने सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल को बोला नहीं देते हैं, वहां इंडस्ट्रियल हब, आईटी पार्क के लिए बोला, सड़क सुरक्षा सम्मान, महिला सुरक्षा की बात की, नहीं करते हैं। कितने इन्होंने इंडस्ट्रियल हब बनाया, सिर्फ गुजरात में और महाराष्ट्र में फैक्ट्रियां लगेंगी, क्या बिहार के अंदर फैक्ट्रियां नहीं लगेंगी? वहां सब मजदूर बाहर जाएंगे। बिहार के लोगों को अपमानित कौन करता है? इन्होंने कहा, ये बताइए, एसआईआर होगा तो दंगे होंगे, एसआईआर होगा तो दंगे होंगे, जो ममता बनर्जी ने बोला। 10 सेकंड दे दीजिए जी। जिन्होंने धर्म के नाम पर देश को चुना वो पाकिस्तान चले गए, जिन्होंने गांधी का भारत, अंबेडकर का भारत, मौलाना अबुल कलाम आजाद का भारत चुना वो भारत में रहे, भारत के संविधान को स्वीकार किया। और एसआईआर पे मैं बता रहा हूं, एसआईआर पे मुसलमानों को ये सरासर झूठ है। ये झूठ इसलिए है कि 1946 का जब चुनाव हुआ तो बिल्कुल क्लियर था कि ये कौन पाकिस्तान में रहना है, कौन भारत में रहना है। उस समय याद करिए, जो आपका बंगाल प्रेसिडेंसी थी जिसमें कि बिहार आता था, 48 में से 48 सीटें गई हैं इनको, मुस्लिम लीग को। उत्तर प्रदेश में 73 में 64, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में 30 में 30, दक्षिण भारत में। सुनिए, और आपको बता मोहम्मद अली जिन्ना, सर आपने मोहम्मद अली जिन्ना कहां चुन के गया था 46 में? ना लाहौर से, ना कराची से, ना ढाका से, ना पेशावर से, वो गया था मुंबई की बायकुला सीट से। 95% वोट के साथ 95% चले गए मुंबई के पाकिस्तान। क्या बात करना चाहते हो मेरे भाई? और सरदार पटेल ने कहा है 3 जनवरी 1948 को, सरदार पटेल ने कहा जो होना था वो हो गया, मगर अब ये मत कहो मुझे अलग पहचान चाहिए, अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी चाहिए, अलग विधान चाहिए। अब ये कहो कि देश के साथ मिलकर कैसे आगे बढ़ना है। मगर आपने कहा मुझे अलग पर्सनल लॉ चाहिए, आपने कहा मुझे अलग मदरसा चाहिए, आपने कहा मुझे अलग संविधान चाहिए। और सुनिए, अगर शरिया, सर अपने टर्न पे, आपने अभी भारती जी ने कहा कि अगर शरिया को संविधान से ऊपर कहा तो मैं स्ट्रॉन्गेस्ट कंडेम करता हूं, मगर ये तो इस देश में हो चुका है। शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया तो लोगों ने क्या कहा, नहीं साहब, अगर शरिया और सुप्रीम कोर्ट में कॉन्ट्रडिक्शन होगा तो भारत की संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को रौंद कर शरिया को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कर दिया, और उसके साथ आपने गठबंधन करके पहली सरकार भी बनाई। राजीव गांधी के दौरे हुकूमत में, राजीव गांधी की सरकार में हुआ शाहबानो केस क्लियर कट, शरिया एबव द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, वो तो हुआ जो हुआ। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस का गठबंधन किसके साथ हुआ, सबने दिल्ली में देखा। किसके साथ हुआ? दिल्ली के अंदर एडमिटेड फैक्ट है। ओहो, देवेंद्र यादव जो दिल्ली कांग्रेस के मुखिया हैं, उन्होंने कहा कि हाँ जी, हमारा पर्पस था आम आदमी पार्टी को हराना, इसलिए हमने भाजपा के हाथ मिला लिया। बीजेपी, सुधांशु जी, इस सवाल का जवाब आज आप दे के जाइए। बीजेपी सरकार तो देश की चला ही रही है, कई राज्यों में सरकार भी चला रही है, लेकिन अब कांग्रेस को भी बीजेपी चला रही है। ये पहेली है सबके। नहीं, बात क्या है कि ये जो इंडी गठबंधन वाले हैं, इससे साफ दिखाई पड़ता है कि अंदर से मेरे तरफ बार-बार इशारा मत करो, हम गठबंधन में नहीं है। नहीं, अब हम तो कह चुके बार-बार। अरे भाई, बिल्कुल नहीं है। तो आप मेरे तरफ इशारा मत करिए। सुनिए, जब विधानसभा होता है तो अलग, लोकसभा होता है तो जुड़ जाते हैं, फिर विधानसभा हुआ तो अलग, फिर लोकसभा में जुड़ जाते हैं। भाजपा कांग्रेस ये गठबंधन में के दो पहलू हैं कि जो हमारा ताकत थी एंटी करप्शन ब्रांच की, आते के साथ छीन लिया। अच्छा, आते के साथ डंडे छीन लिए। पंजाब में तो पूरी गवर्नमेंट है, और ऐसा है कि पंजाब में जो कुछ हो रहा है, नहीं, पंजाब में तो पुलिस अपना भी नहीं देख सकते, लेकिन देखिए पंजाब में हो रहा है। अच्छा बताइए, इनकी पार्टी के अंदर का लोकपाल भी हमने छीन लिया। इनकी पार्टी के अंदर का लोकपाल, आखिरी दौर है, चुनाव आया, तनाव आया। ओके सोमनाथ जी, आप जब तक सत्ता में रहे दिल्ली में, हमेशा गवर्नर पे बात डाल के चलते रहे। 17 महीने की तनख्वाह इमामों की रुक गई। जब हम केजरीवाल की कोठी पे गए तो 2 दिन में मिल गई, जब तो गवर्नर ने नहीं रोकी। मौलाना साहब, आपको तो वर्किंग पता ही नहीं है सरकार। अरे ये लीजिए, ठीक है, अभी तो आपको सुनिए, मुझे तो मालूम नहीं था कि आपने कांड क्या किया है। मर्तबा केजरीवाल आपने जो कांड किया है, सुनिए एक मिनट,
सर 65 आपने जो कांड उस किया आदमी से है, मिला हूं। आपने जो कांड किया कांड? है, आपने जो कांड किया जिसके बारे में बोल रहे थे समाजवादी पार्टी के लोग आपको, कांड है, आप तो ये कांड है। आपसे तो बात करने काबिल नहीं है। अब बताइए, अरे इतने सीनियर आदमी अरे हो आप क्या मौलाना लफ्ज हैं, आपको इस्तेमाल शर्म कर आनी रहे हो? चाहिए। क्या कैसी लफ्ज बातें आप इस्तेमाल करते कर रहे हो? सुनिए, ये देखिए, इन्होंने कहा बात करने काबिल नहीं है, तो एक नेता ने क्या लफ्ज कहा इस्तेमाल कर कि रहे हो? राजस्थान में सबसे ज्यादा रेप इसलिए होते हैं कि वो मर्दों वाला प्रदेश है। शांति धारीवाल, नेता कांग्रेस, बात करने काबिल नहीं मगर गठबंधन करने काबिल है। आज का विचार, कभी कभी निंदा आदमी को जिंदा करती है, शर्मिंदा नहीं। तो फिलहाल सीएनबीसी आवाज के टक्कर में आज के लिए इतना ही। आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। मेरा पब्लिक को, मेरे यंग फ्रेंड्स को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि।